फेडरल पोस्ट खबर सियासत की, कहानी अवाम और रियासत की। आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, सिर्फ फेडरल पोस्ट पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट। और हमारे साथ हैं आज इस्लामाबाद से रजा सैयद साहब। रजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर, इंतखाबात में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, ये समझिए। लेकिन इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त मेरे पास कुछ इस वक्त सिचुएशन है, माहौल है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और आप कराची की, क्योंकि आप ओरिजिनली कराची से हैं, तो कराची की सियासत को बहुत अच्छा समझते हैं। तो इन दो हवालों से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इंतखाबात के हवाले से आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात तोहन और करहन कराए जा रहे हैं, और उसमें जो भी इबहम और शकूक व शुबात थे वो अब तो यकीनन दूर हो ही जाने चाहिए, क्योंकि अब चंद घंटों के बाद वोटिंग होगी। अमेरिका का अब ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, इस वक्त मुल्क सारी दुनिया में बहुत जगह पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमेरिका के इंतखाबात जो हैं वो भी इसी साल ड्यू हैं। तो जो बाइडन, ये सोच ये चल रही थी कि जो बाइडन की इंतजामिया जो है वो पाकिस्तान में इंतखाबात इसलिए करवाना चाहती थी कि यहाँ पे कि वो अपने अवाम को बता सकें कि हम पाकिस्तान में एक सिविलियन गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो उनका जैसे तैसे भी इंतखाबात करवा दिए जाएं। लेकिन जैसे तैसे तो उनकी नज़र से हो जाएं, जैसे तैसे हमारी नज़र से अगर देखें तो अगर ये इंतखाबात होने के बाद वो नताइज जो हम चाह रहे थे कि यहाँ पे निकले इंतखाबात की सूरत में, यानी सियासी स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम, ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये अगर ये हासिल ना हो पाए इस सूरत हाल में, तो ये तो फिर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, ये तो वही सूरत हाल हो जाएगी। अब आप कैसे देख रहे हैं कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में माहौल बन रहा है, तो कौन सी पार्टी अब वहां पे हवा में चल रहा है कि भाई ये आ जाएंगे, तो मियाँ साहब आएंगे या बिलावल साहब आएंगे, क्योंकि बाकी इस दूसरे तीसरे साहब तो वो रेस से आउट हैं। हाउ डू यू सी एवरीथिंग? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्लामाबाद से मैं बात को आगाज करता हूँ। इस्लामाबाद में 3 कौमी असेंबली की नशस्तें हैं, NA 46, NA 47 और NA 48, और इन तीनों में राइट। तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के खोकर फैमिली के चश्मो चिराग जो हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, सेनेटर साहब फॉर्मर, वो भी लड़ रहे हैं इलेक्शन यहाँ पे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है जी। कि एक सीट नून लीग के हिस्से में आ जाएगी, एक सीट शुएब शाहीन साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं उसमें, जो ओरिजिनली पीटीआई के वकील भी हैं, लेकिन इस वक्त तकनीकी वजूहात की बिना पे आजाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा ले रहे हैं। उनकी पोजीशन भी खासी मुस्तहकम है NA 47 में, जबकि NA 48 में इस बात का इम्कान है कि शायद मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो हैं वो वहां से मार्का सर कर लें, क्योंकि उनको एक तो पीपल्स पार्टी के वोटर की भी खामोश हिमायत उनके पास है, और कहा जा रहा है कि पीटीआई का खामोश वोटर जो है वो भी उनकी हिमायत में है। तो ये तो 3 सीटें हो राइट। गई जो इस्लामाबाद की हैं। अगर हम इस्लामाबाद से राइट। आगे के मंजरनामे को देखें तो देखिए, मार्च के महीने में IMF का मौजूदा बेल आउट पैकेज जो है, ये इसकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है, और ये बेल ओके। आउट पैकेज मुकम्मल होने के फौरन बाद पाकिस्तान की मईशत को सहारे की जो जरूरत होगी, लामहला एक दफा फिर IMF प्रोग्राम में आपको जाना पड़ेगा। अब ये जो ट्रांजिशन का ठीक है। टाइम होगा मार्च के बाद, अगले 2 से 3 माह में, यानी जून 30 से पहले पहले IMF प्रोग्राम में वापस जाने का जो बंदोबस्त है, इस बंदोबस्त की सारी एफर्ट की जो ऑप्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नई मुंतखब होने वाली हुकूमत के ऊपर आएगी, और नई आने वाली एग्जैक्टली। हुकूमत को कुछ ऐसे इकदामात भी करने हैं कि जो IMF प्रोग्राम में रहते हुए नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक एमनेस्टी स्कीम है जो कि ड्यू नजर आ रही है, मैं ऑन द कार्ड्स नजर आ रही है, और बाज लोगों का कहना यह है कि फाइल वर्क और पेपर वर्क उसका बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, लेकिन वो अनाउंस इसलिए नहीं हो रही कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप अनाउंस कर नहीं सकते उसको। तो मार्च के बाद जो अप्रैल का टाइम होगा, इसमें वो एमनेस्टी स्कीम आने का पूरा इम्कान है।
जिसके असरात राइट और समरात जो हैं वो लोकल इकोनॉमी के ऊपर फौरी तौर पे आपको नजर आएंगे। लोगों ने जो पैसा अपना रोका हुआ है, जो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक के बैठा हुआ है, उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करें, जिससे आपकी मईशत मकामी तौर पर किसी हद तक इस्तेहकाम की तरफ जा सकती है। ये वो कैलकुलेशंस और वर्किंग है जो इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी और जो यहाँ की हुक्मरान अशराफिया है उनके हलकों में जिसको डिस्कस किया जा रहा है। तो इस हिसाब से कहा जा ओके सकता है कि इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत चाहे कोई भी बनाए, पस मंजर में ताकत वही रहेगी कि जहां आज की तारीख में है। जो नई आने वाली हुकूमत होगी वो एक ऑप्टिक्स की हुकूमत होगी। उसका जो भी वजीर आजम होगा, चाहे वो मियां नवाज राइट शरीफ ही क्यों ना हो, उनको फॉलो वही पॉलिसियां करनी पड़ेंगी कि जिनके ऊपर ऑलरेडी फैसले हो चुके हैं, कि जिनके बारे में ऑलरेडी फैसले प्लानिंग हो हो चुके चुकी हैं। तो है। जी राइट तो आते हैं मियाँ साहब के इम्कानात के ऊपर वापस, लेकिन जरा कराची चलते हैं। कराची में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो वहाँ जमात इस्लामी ने मेजॉरिटी सीट्स ली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुंतखब करा लिया था। इस वक्त कराची की सूरत हाल कैसी है? यानी सिंध अर्बन अगर आप कहना चाहें, कराची और हैदराबाद और उसके मुकाबले में इंटीरियर सिंध, तो हाउ डू यू सी, लेट्स फोकस कराची फॉर नाउ। कराची ठीक है, में क्या देखिए, सूरत हाल होगी? ठीक, 3 पार्टीज़ हैं वहाँ, हैं और अब एक 3 प्लेयर्स मैं गिन लेता हूँ, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और एक इनविजिबल प्लेयर अब आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में है, पीटीआई। जी। बताइए। इनविजिबल 2 प्लेयर हैं, मैं दोनों की निशानदेही करूंगा। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि पिछले इलेक्शन के नताइज अगर आप देखें तो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कराची से 14 नशिस्तें हासिल की थी और वो सबसे बड़ी एक राइट, सियासी कुव्वत बन के सामने आई थी। लेकिन इस मर्तबा बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ का, क्योंकि बल्ला इंतखाबी निशान नहीं है उनके पास और वो बैलेट पेपर पे एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं है एज़ एन ऑप्शन, तो इसलिए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उनके उम्मीदवारों के जीतने की सर्टेनिटी या मुकाबला करने की जो ताकत और सकत है वो किसी हद तक इंतशार या मुंतशिर नजर आती है। लेकिन जो रिवायती वोट बैंक है, 35 साल से दौरान वहां पर एमक्यूएम डोमिनेट करती रही है शहरी इलाकों के अंदर। गाहे बगाहे जब कभी एमक्यूएम ने बाइकआउट किया तो जमात इस्लामी वहां से मेयर मुंतखब करवा चुकी। नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे कराची के उस दौर में कि जब एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था बल्दियाती इलेक्शंस का। इस मर्तबा भी राइट, बल्दियाती इलेक्शन जो हुए उसमें एमक्यूएम ने बावजूद बाइकआउट किया और एमक्यूएम के बाइकआउट के नतीजे में जो शहर के वो इलाके थे कि जहां से रवायती तौर पर एमक्यूएम जीतती है, वहां से एमक्यूएम के बाइकआउट के बाद कुछ नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की और कुछ नशिस्तें जमात इस्लामी ने हासिल की। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल रहा इसमें वो बड़ा दिलचस्प रहा। कराची 7 अजला पर मुश्तमिल है। इन 7 अजला में से 3 अजला कराची के ऐसे हैं कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, जेरी मेंडरिंग कहा जाता है। ये जेरी मेंडरिंग एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर जो ताकतवर होता है, यानी जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो अपने फेवर की जो आबादियां या जो लोकेलिटीज होती हैं उनको इस अंदाज से स्ट्रक्चर करते हैं कि उनको सीटें जीतने में आसानी हो जाती है। उनकी मर्जी ओके, ये की हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसी, जेरीमैंडरिंग। ये जेरीमेंडरिंग होती है। तो राइट, एमक्यूएम का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी ने जेरीमेंडरिंग करके कराची में 3 अजला ऐसे बनाए कि जिसके अंदर उनको सीटें निकालने में निस्बतन इलेक्टोरल सहूलत हासिल हो गई और इन 3 अजला ही से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीटें हासिल की कि जिसकी बुनियाद पर मुर्तजा वहाब साहब इस वक्त कराची के मेयर मुंतखब हुए हैं। दिलचस्प बात यह है राइट। तो ये कि मॉडल, रज़ा साहब, ये जी मॉडल लेके ज़रा आने वाली ये जो अब इंतखाबात होने, वोटिंग होने जा रही है, इस पे अप्लाई करके देखें कि ये जी अब क्या आपको लगता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ठीक है। इस वक्त कराची से 2024 के इलेक्शन में कराची से 22 नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की कुल। इन ठीक है, 22 नशिस्तों में से जो जितना मेरा अंदाजा है या जितना मेरा तज्जिया है उसके हिसाब से कम 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है। यानी कहा ओके। जाए तो गलत ना 22 में होगा से कि 4, बाकी 18 जी 22 में से 4 सीटें तो पीपल्स पार्टी मेरे हिसाब से बासानी जीत वो जाएगी। लियारी और वो जी एडजॉइनिंग एरियाज,
उनमें मलीर, जो जी ट्रेडिशन बिल्कुल, यहाँ पे भी मलीर, तो जीतती रही है हमेशा। हाँ जी, जी, मलीर का इलाका है जो कि देही वोटर है, वहाँ का वोट बैंक है, रूरल एरिया है। मलीर से पीपल्स पार्टी जीतती है हमेशा। पिछली मर्तबा भी ठीक है, आगा रफीउल्लाह वहाँ से जीते हुए थे। इसके अलावा लियारी का राइट, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो 2018 के इलेक्शन में उनके हाथ से निकल गया था और तहरीक इंसाफ जीत गई थी वहाँ से। लेकिन अब बाउंस बैक पीपल्स पार्टी करती हुई नजर आ रही है और लियारी की सीट वापस उनको मिल जाएगी। इसी तरह किमाड़ी की एक ठीक है, सीट है जहां से अब्दुल कादिर पटेल साहब जीतते हैं, रिवायती तौर पर हेल्थ मिनिस्टर भी थे पिछले पीडीएम की हुकूमत में। तो कादिर पटेल साहब की वो सीट भी काफी मुस्तहकम है और मुश्किल ही है कि उनको कोई वहां से हरा सके। तो 3 सीटें ये हो गई। चौथी सीट एक और है बल्दिया टाउन की, NA-242। ये बहुत दिलचस्प मुकाबले वाली सीट रहेगी, इसलिए कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी मुस्तफा कमाल साहब के फेवर में विड्रॉ हो चुके हैं। लेकिन याद रहे कि ये सीट जो थी, इसको जो बाई इलेक्शंस हुए थे अभी, उनमें ये सीट पीपल्स पार्टी ने जीती थी और यहाँ से अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब मुंतखब हुए थे, जिनके पास पोर्टफोलियो था वजारत कानून का पीडीएम की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान। तो कादिर मंदोखेल साहब एक दफा फिर यहाँ से उम्मीदवार हैं 242 से। और तो जो ये मुकाबला है पीपल्स पार्टी की 4 हो गई। ये मुमकिन तौर ये पर 4 तो चौथी सीट हो पीपल्स सकती पार्टी, है। जी, जी। ठीक है। तो अब अब आते एमक्यूएम हैं की पोजीशन बताइए 18। क्या है? अब जो 18 सीटें, बाकी 18 सीटें बचती हैं, इसमें 3 से 4 सीटें ऐसी हैं कि जिसके अंदर एमक्यूएम का चांस जो है वो काफी मखदूश नजर आता है, यानी वो रिवायती तौर पर एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है वहां पे। तो एमक्यूएम जो है वो जी, 14 सीटों पर इस वक्त कराची की अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और एमक्यूएम के जो दोस्त हैं हमारे, उनका निजी तौर पर भी उनका ये मानना है कि वो 14 सीटें कराची से निकाल लेंगे। लेकिन एक एक्स फैक्टर है जो गुज़िश्ता 2 दिन से कराची के सियासी मंजरनामे पर बादलों की शक्ल में आया है, और ये एक्स फैक्टर है कोई मुझे तादाद एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 80 के करीब आजाद उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई है, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इनको एमक्यूएम लंदन की हिमायत हासिल है और ये भी राइट, ऑलरेडी इंतखाबी मार्के में शामिल हैं, यानी इनको इंतखाबी निशान अलॉट हुए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस हुँ, का पार्ट है, हुँ, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की तकनीकी तौर पर इनके पास इख्तियार और इजाजत मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एमक्यूएम की जो रिवायती सीटें हैं, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज मुमकिन तौर पे दरपेश हो सकता है, वो ये अफराद हो सकते हैं कि जिनको मुमकिन तौर पर एमक्यूएम लंदन की हिमायत हासिल है। और अगर एमक्यूएम ओके। के वोट आपस में तकसीम हो गए, तो फिर कोई वजह नहीं है कि कराची से आपको गैर मुतवक्का नताइज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट। तो अच्छा, बिल्कुल। हमारे साथ अब आ रहे हैं रज़ा साहब, लाहौर से। लाहौर की सियासत को बहुत अच्छा समझते हैं। मियाँ आसिम नज़ीर साहब जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये विद हिज फोकस ऑन मुस्लिम लीग नून के सियासत को बहुत अच्छा गहरा देखते हैं। मियाँ साहब, वेलकम कीजिए। हाँ जी, वालेकुम यस, सलाम। बहुत शुक्रिया और माज़रत कि मैं थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की नॉट वज़ह एट से ऑल। लेट हो गया। वो टेक्निकल इश्यूज हम, मैं और रजा साहब, हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले कि माहौल ये बना हुआ है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत अब टोटल ये रह गई है कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा हो तो फोन बंद कर दो, इंतखाबात होने हो तो इंटरनेट बंद कर दो। तो हम तो अब इस माहौल में रह रहे हैं। तो लाहौर में क्या हो रहा है? बिलावल साहब 127 में और अलीम खान साहब, जरा ये सूरत हाल बताइए। और मियाँ साहब की क्या पोजीशन है? वो तो मतलब ये है कि हम तो बचपन से जवान हुए हैं उन्हें उस हलके में देखते हुए। तो हाउ इज लाहौर? देखिए जी, लाहौर में गहमा-गहमी जो है, आपने बात कर दी बचपन की, तो हम भी अपनी जो जवानी को तकरीबन मेरे ख़्याल गुज़ार कर अब मिडल एज से आगे हुए हैं और इसमें एक तवील जो सफ़र है वो इसके साथ चल रहा है। लाहौर की जो जी, जी। गहमा-गहमी थी जो हमने देखी, क्योंकि मैं यहीं पे पला-भरा और यहीं पर मेरा सारा ब्रॉट अप है। लाहौर की जो रवायती गहमा-गहमी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ये मैं कहूँ कि लाहौर में इलेक्शन का अच्छा, समा बंद गया, लाहौर में ये हो गया, तो ये बिल्कुल गलत होगा। लाहौर में ये जो अच्छा, इलेक्शन का अगर कुछ भी टेम्पो बनाया गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो हल्का NA 127 था, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्रेडिट जाता है और अताउल्लाह तारड़ को क्रेडिट जाता है,
जिसने भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और अभी तक वो क्योंकि अब ये तकरीबन जब हम बात कर रहे हैं तो 2 घंटे और चंद मिनट रह गए हैं कैंपेन को खत्म होने में। तो लाहौर का एग्जैक्टली हल्का में 127, इसके अंदर तो हमें कुछ नजर आता है कि कुछ गहमा टाउनशिप और जौहर टाउन वाला इलाका। जी जी, ये टाउनशिप और जौहर टाउन का जी इलाका जो है। ये बहुत बड़ा इलाका हो चुका हुआ है और इसके अंदर टाउनशिप भी आता है, इसके अंदर ग्रीन टाउन का इलाका आता है, इसके अंदर कोट लखपत का इलाका आता है, इसके अंदर जौहर टाउन का इलाका आता है, इसके अंदर फैसल टाउन आता है, इसके अंदर मॉडल टाउन का कुछ हिस्सा आता है, पोश इलाका जो है सोसाइटीज का वो आता है। जी, जी। ये 9 तो लाख ये एक बहुत है। इलाका है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, जी लोअर मिडिल बिल्कुल, क्लास, हर बिल्कुल तरह का इसी तबका इसी तरह है। इस तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुर, मौजूद है। सुर, तो बिलावल साहब का तो जलसा भी बड़ा तगड़ा था। ये बिल्कुल जो 2 हफ्ते बिल्कुल पहले उन्होंने किया था टाउनशिप में। बिलावल का बड़ा अच्छा शो हुआ। उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून को उनका बिल्कुल शेड्यूल नहीं था लाहौर में जलसे का, लेकिन मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का जलसा कराना पड़ा, जो कि टाउनशिप का एक जो उनका बाजार है उसके हब में किया अंदर उसके जहां पर ये जलसा हुआ था रिहायशी इलाका भी है, बाजार भी है, रिहायशी इलाका है, गलियों पर मैं जानता हूँ सर। वो ऐसा तंग इलाका है, तो वहाँ तो मैं भी बड़ा अच्छा जलसा कर सकता हूँ। मुझे ये हाँ, बताएं कि ये तारड़ साहब ने जो ये इल्जाम लगाया है बिलावल साहब पे कि ये 20-20 हजार रुपए बांट रहे हैं वहां पे वोटर्स में वोट खरीदने के लिए, ये क्या सिलसिला चल रहा है? हाउ फार इज दैट करेक्ट? देखिए ये एक बदकिस्मती है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मैं समझता हूं कि इसे हम इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है उसी की वजह से एक मिडिल क्लास और जो नीचे से स्क्रैच से आने वाला जो एक सियासी कारकुन है वो ऊपर नहीं आ सका, क्योंकि चमक की जो चमक है वो आप समझते ही हैं। तो इस हल्के में जी जी। ऑब्वियसली पंजाब में, सर बड़ी वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। और पंजाब के अंदर आपको मालूम ही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो उस तरह नहीं रहा जो कि बेनज़ीर का जो पहले दौर के अंदर यहाँ पर का जो था वो आप बिल्कुल ही 1988 खून के हो इलेक्शन गया। की बात कर रहे हैं, 86-88 की। जी जी बिल्कुल, 80s 86 की में बात उनका करें इस्तेकबाल आप, हुआ अगर हम मिड 90s तक जाते हैं उसके बाद वो फिर वाइप आउट हो गया 97 के बाद। तो पंजाब में जो वोट जी बैंक था वो कन्वर्ट हो गया सारा, खासतौर पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वो पीटीआई में चले गया और वो जी वापस नहीं आया। लग रहा था शायद वो वापस आएगा, लेकिन बारकैफ बिलावल भुट्टो एक बड़ा नाम है, एक उनके ऊपर लोगों को ये तो ट्रस्ट होगा कि अगर हम इसे देते हैं तो एटलीस्ट ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हमारा हल्का उसमें तब्दीलियां ला सकता है। तो इस लिहाज से तो कैंडिडेट के लिहाज से तो बहुत बड़ा नाम है, उनकी कंपेन बड़ी अच्छी हुई। जहां तक रही बात, अगर मैं एन ए 127 से निकल जाऊं, अगर हम लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के, 30 है सूबाई असम्बली के, चले मैं आपसे 14 के ऊपर अगर मैं आपसे सरसरी सी गुफ्तगू जरा कर, मियाँ साहब वाली बताएं। मियाँ आजम साहब, मियाँ नवाज शरीफ वाले हल्के की बताएं, मियाँ साहब की कैसी पोजीशन है? जीत लेंगे अपनी देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी के वहां से तो अपसेट हो जाएगा उनके लिए? देखिए ये तो अगर ये कहें हम कि अगर नवाज शरीफ नहीं जीतेंगे तो ये एक खबर भी है और ये एक अपसेट भी है। नवाज शरीफ और हमजा, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इन्हें बिल्कुल 0% मैं समझता हूँ, इन्हें किसी किस्म का इनके हलकों में किसी किस्म का इनकी शिकस्त के चांसेस है। ये तो 100% अपसेट होगा अगर ये हारते हैं। उसकी बुनियादी वजह है नवाज अच्छा। शरीफ का ये हल्का, नवाज शरीफ का हल्का आप अगर समझते हैं, जो भी पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल साइंस को समझता है, ये हल्का लाहौर के पुराने हलकों में से ही हल्का है जो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जुवेद इकबाल भी इसी हल्के में लड़े थे। जो भुट्टो साहब का मुकाबला उस वक्त जब हुआ, तो ये सब चीजें जो चली हैं ये आपको मालूम ही है कि ये हल्का कौन सा है। अच्छा, इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर लोग इसके अंदर, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसी हल्के का रिहायशी रहा हूँ मियाँ साहब। अच्छा मैं चलो, उसी हल्के का रिहायशी रहा हूँ और अब मैं बिलावल वाले हल्के का रिहायशी हूँ। चले तो दैट्स रियली, ये सिचुएशन है। चले बड़ी तो अच्छी आई बात नो द होल थिंग। मैं सारी हिस्ट्री जानता हूँ और मैं है, वो सारे अच्छा, इंतखाबात अब हम फर्स्ट हैंड बात देख चुका करते हैं, अब मैं इनके हल्के की बात करता हूँ। अगर आप रहे हैं तो देखिए, अगर हम इसे एन, इसका नाम तब्दील होके एन ए 130 हो गया है। इसकी हम सिर्फ हम हूँ। 4 से 5 अगर हम पुराने इसके रिजल्ट देख लें तो आप रिजल्ट में यही देखेंगे कि यहाँ पर जो गुज़िश्ता 3 कॉन्टेस्ट थे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था।
और उस कॉन्टेस्ट में वो तीनों दफा उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन वो तीनों मरतबा हार गई। एक मरतबा नवाज शरीफ से हारी, एक मरतबा वो कुलसूम नवाज साहिबा से हारी, एक मरतबा वो वहीद आलम खान से हारी, जो लाहौर के आप ये समझ सकते हैं कि हल्के कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट थे। लेकिन अगर वहीद आलम खान भी उन्हें हरा देते हैं, तो मेरे लिए तो ये जम्मे की बात होगी कि डॉक्टर यासीन राशिद जीत जाएंगी। जब इन हालात में, जब वोटर वोटर को मालूम ही नहीं है कि मैं कितना अपना वोट कास्ट करने जाऊंगा, डॉक्टर यास्मीन के नाम से तो लोग वाकफियत रखते हैं, लेकिन उनके इंतखाबी निशान से स्टेम करना एक बड़ा एक मरला होगा, और इसमें आम जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी। बल्कि का निशान ना होना, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये है डिसएडवांटेजेस। ये तो बहुत बड़ा लाहौर की टोटल सीटें, मियां साहब इस वक्त लाहौर की टोटल सीटें कितनी है और उसमें से नून लीग कितनी ले जाएगी? देखिए, इसमें लाहौर की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। 117 पे सीट एडजस्टमेंट है, वो अब्दुल अलीम खान उससे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वो जीत जाएंगे। उसके 3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है बरादरी का, कक्के ज़ई बरादरी का, वो खुद भी कक्के ज़ई हैं। वो वहाँ पर जो बेल्ट है कक्के ज़ई की, वो उन्हें मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, वो नजरियाती तौर पे वो कलीम खान के ज्यादा करीब हो चुका हुआ है, और वो वहां पर जो नफरत थी इसकी साबिक एमएनए थे मलक रियाज की, उससे भी कन्वर्ट कर दिया गया है। वो अब्दुल अलीम खान में लोग वहां पर कंफर्टेबल होंगे कि एटलीस्ट हल्के में आगे पैसा भी लगाएगा और काम करेगा। तो उनके मद्दे मुकाबल उस तरह कैंडिडेट नहीं है, उसकी कंपेन वहां पर नहीं हुई। तो ये वन वे ट्रैफिक होगी, और वन वे ट्रैफिक में 117 जीतेंगे। 118 में हमजा शहबाज है। हमजा शहबाज से पहले ये शहबाज शरीफ का हल्का होता था, तो ये पक्का इनका हल्का है। ये हल्का 96 होता था, ये जो अब वार्ड मियां साहब का हल्का है। ये हल्का 95 था, और शहबाज शरीफ वाला जो था वो अंदरून शहर वाला, वो हल्का 96 था। जी जी तो जी जी वहां पे हैं अब ये हमजा वहां पर है, और ये 118 हो गया है। हमजा यहाँ से मुसलसल जीतते आ रहे हैं। फिर इन्होंने वर्ल्ड सिटी के अंदर लोगों को इतनी मुलाजमतें दी हुई है, लोगों के काम किए हुए हैं, कि ये पक्का इनका हल्का है। और इसमें इन्हें कोई वहां पर अगर मद्दे मुकाबल को इच्छा होता, तो लीड कम होनी थी, हारना फिर भी नहीं था, लीड का फर्क पड़ना था। राइट। 119 में आते आते हैं। हैं मियां साहब, आते हैं वापस लाहौर की तरफ। जरा डॉक्टर हसनैन जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं चाइना से। तो जरा डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि आसिम साहब जो बता रहे थे वो हल्का वाइज डिवीजन में, तो उसके सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं हम आते हैं उधर। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। जी आपके मैं देखता रहा हूँ प्रोग्राम्स। आप जो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शंस को देख रहा है, कवर कर रहा है, ये बताइए कि ये इस वक्त जो ये कैसे देखा जा रहा है, इसमें इसकी क्रेडिबिलिटी को, पाकिस्तान के इलेक्शन की। इसमें अब आपने सारी दुनिया का मीडिया आप जान रहे हैं, जानते हैं, कैसा लग रहा है आपको कि अच्छा सर, मैं लोकल आवाम को कितना एक्सेप्टेबल होगा ये इलेक्शन, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे एक्सेप्टेबल होगा ये इलेक्शन? अच्छा, मैं आपके बात का जवाब ज़रूर देता हूँ, क्योंकि आपने फरमाया तो जवाब तो देना होगा। लेकिन आसिम साहब की जो बात में मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं हर हल्के के बारे में जो है, वो जो बता रहे थे, मैं उस सारी की सारी डिटेल सुनना चाहता हूँ। अभी तो वो आगे भी बता रहे थे। खैर, मैं जी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बता देता हूँ सर, कि जो इलेक्शंस टोटल हो रहे हैं, वो सारे मीडिया जो 8 मेन अभी न्यूज़पेपर्स आए हैं, उनकी तरफ से जो है इसको कंप्लीट इलेजिटिमेट इलेक्शन कहा गया है। और उसके अंदर राइट। अगर मैं सिर्फ बात करूं, तो उन्होंने कहा है कि वर्ड मीडिया verdicts on election 2024 is loud and clear, but it is our main media is also compromised that none of them are talking about this. तो अल जजीरा ने सर इसको कहा है कि the legitimacy of the February 8 election has been क्वेश्चन एज खान इज एब्सेंट फ्रॉम द बेल आउट शीट। तो वो उसके अंदर से उन्होंने बताया। ब्लूमबर्ग ने कहा कि जो यूथ है वो बिग बैकर्स है, उनकी तरफ से जो इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, और आने वाले वक्त के अंदर यूथ के जो परसेप्शंस के ऊपर क्या असरात होंगे, ये उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद एफटी ने जो रिपोर्ट किया, उसने कहा कि इफ वन वर टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इमरान खान वुड विन बाय एन एब्सोल्यूट लैंडस्लाइड। अच्छा, अभी अभी क्योंकि आसिम साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो लेकिन इधर से जो उनके एनालिसिस हैं, उनकी केपीके का, तो पूरे 8 9 से 9 हल्के उन्होंने बताए हैं
कि ये चाइना में भी पोस्ट हुआ था ये कि जो है वो 8 से 10 हल्के ऐसे हैं कि जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब आ ही नहीं सकते। इसी तरीके से सर एपी ने कहा है कि वोटर्स वंडर इफ न्यू पोस्ट विल चेंज अ कंट्री मैड इन अ पॉलिटिकल फ्यूडिंग। बीबीसी ने सर इसी तरीके से से कहा है। गार्डियन ने तो बड़ा ही कमाल का लफ्ज बोला है और अगर आपकी इजाजत है और आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं कह देता हूँ। उन्होंने कहा कि मिलिट्री हैज पुट फेथ इन फॉर्मर पीएम फॉर फोर्थ टाइम। तो उन्होंने कहा राइट कि पाकिस्तान मिलिट्री ही डिसीजन लेती है, तो उन्होंने इस दफा फिर से दोबारा जो है वो अपना फेट जो है वो अपना फेथ फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर को लाने पे लगा दिया है। और इसी तरह जो है वो रूसी एक है, उन्होंने कहा है कि द इलेक्शन इज ऑलरेडी होपलेसली कॉम्प्रोमाइज्ड। ये पूरा मीडिया आपको जो है वो पूरी दुनिया में स्टेट कर रहा है। तो तो आप कह न्यूयॉर्क रहे हैं टाइम्स कि के बारे में इसकी ये क्रेडिबिलिटी जो है क्वेश्चनेबल है एक इंटरनेशनल इलेक्शन मीडिया में, की ये टाइम्स इस सारी इलेक्शन इम्पोर्टेंट। की। इसका जुमला बड़ा मजेदार है, जिससे फिर मैं ये आसिम साहब के पास भी जाऊंगा और हल्का वाइज जिस तरह वो बता रहे हैं मेरे तो इल्म में इजाफा कर रहे हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। नहीं, थोड़ा सा पहले जरा रजा सैयद साहब की तरफ जाते हैं, फिर आते हैं आसिम साहब की तरफ। सर वो इसको क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह ये सिचुएशन बता रहे हैं पंजाब की और खास तौर पे लाहौर की, और लाहौर का खास हल्का जो है वो अलीम खान का है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अलीम खान साहब उसमें जीत नहीं पाएंगे। मैं इसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकता, आसिम साहब बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन पूछते हैं आसिम साहब से, इसके ऊपर लेते हैं डॉक्टर साहब, जरा रजा सैयद साहब से, जरा रजा साहब, रजा मैं साहब हमें आखिरी बता रहे जुमला थे बोल के कराची आगे की जाता सूरत हूँ, हाल। आखिरी जुमला तो बोल के आगे जाता हूँ सर। टाइम्स ने एक बड़ी मजेदार बात की है। उसने कहा वेरियस ओपिनियन पोल पुट खान्स पॉपुलैरिटी अराउंड 60 to 80%। अब पॉपुलैरिटी दो दो सब्जेक्ट आ गए इस वक्त। पॉपुलैरिटी जो है वो पोलिंग डे की साइंस के ऊपर उसको चेंज कर पाती है या नहीं कर पाती, या फिर उसी दिन के अंदर जो है वो पोलिंग टाइम, उसका जो वहां का जो पोलिंग का स्टेशन है, लोगों को वैगने भेजनी है, फिर बिरयानी खिलानी है। सारा सिस्टम जो उस वक्त का मैकेनिज्म और उस डे का मैकेनिज्म है वो पॉपुलैरिटी के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। तो सेंटिमेंट वर्सेस स्ट्रक्चर, इसकी गेम चल रही है। मैं आसिम साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि अलीम खान साहब ने जो है वो अलीम खान फाउंडेशन के नाम पे जितना चेक वहां छोड़ा है, तो उससे मेरा ख्याल है उनको जीतना तो चाहिए, आपको लेकिन लगता है खुदा ना खास्ता उसके अगर वो असरात चुनौती आएंगे? ना हुए तो जीतना चाहिए। रजा साहब, सुना आपने आसिम साहब को, डॉक्टर हसनैन साहब को, कराची में ये फैक्टर कितना डोमिनेट कर रहा है, पैसे चलने वाला और ये सरकारी मशीनरी वाला, या जो भी इंटरनेशनल मीडिया जैसे परसीव कर रहा है, इंजीनियरिंग वाला के एस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी मर्जी के इंतखाबी नताइज लाना चाहती है और इंस्टॉल करना चाहती है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा सूरत हाल को। पब्लिक ओपिनियन क्या है या इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब 1985 के इलेक्शन को मैं रेफर करूंगा, मेरी याददाश्त में है, आप में से भी शायद किसी को याद होगा। 1985 में पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ था वो गैर जमाती बुनियादों पे हुआ था। किसी सियासी जमात को उसमें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। गो के जो लोग इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए थे वो सियासी लोग थे और उनका कोई ना कोई सियासी बैकग्राउंड भी था। लेकिन उस वक्त जो बंदोबस्त ये था कि गैर सियासी या गैर जमाती इलेक्शन होगा। उस गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामान बनी और जुनेजो साहब फिर उसके अंदर वजीर आजम बने और एक पार्टी को वहां पर फॉर्म किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से। उसकी एक नए सिरे से उसकी वहां पर फॉर्मेशन हो गई। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दाखिल होने का जो दरवाजा है ना, उसका नाम है इलेक्शन। इलेक्शन चाहे कितना ही राइट क्रेडिबल हो या कितना ही नॉन क्रेडिबल हो, रास्ता तो इलेक्शन ही है। और जब 1985 का गैर जमाती इलेक्शन भी एक पार्लियामान के वजूद को सामने लाने का सबब बन सकता है, तो फिर 2024 का इलेक्शन जो है ये कम से कम उतना गैर जमहूरी तो नहीं है कि जितना 1985 का इलेक्शन था। एक बात। जहां तक बात पॉपुलैरिटी का कन्वर्जन है इलेक्टोरल विक्ट्री में, तो देखिए शाहरुख खान से ज्यादा पॉपुलर तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान में ना, मतलब अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान पाकिस्तान के इलेक्शन के बैलेट पेपर पे है नहीं और उसका कोई इंतखाबी निशान भी नहीं है, तो वो पार्लियामान में नहीं जा सकता। उसकी पॉपुलैरिटी का बीन सुबह से शाम तक मैं बजाता रहूं और सोशल मीडिया पे पोस्टें इधर से उधर फॉरवर्ड होती रहे उसके नाम की
कि उसके साथ ये हो गया या उसके साथ वो हो गया, ये लेकिन बात तो हम समझ रहे हैं हाँ, रजा साहब, पॉपुलैरिटी जो है ना ये वो कि पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलैरिटी वाली बात है करेगी वो तो इलेक्शन खत्म हो रिजल्ट। चुकी है ना। हाँ, पॉपुलैरिटी यस, इलेक्शन के रिजल्ट पर असरअंदाज उस तरह से नहीं होगी कि जिस तरह से रिपोर्ट करने वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक आप कह इंटरनेशनल रहे मीडिया हैं का कि जो ताल्लुक है, अगर पाकिस्तान इजाजत तहरीक दें इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं, हाँ, उनके लिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो मटेरियलाइज नहीं होगी वोट की रजा सूरत साहब, में। यहाँ पे Is एक that what सवाल है you are मेरा। saying? उतनी शिद्दत से मटेरियलाइज नहीं होगी कि जिसका परसेप्शन पेंट हुआ हुआ है। देखिए, जो रजा Right. फॉरेन साहब मीडिया इजाजत है ना, दें तो फॉरेन एक सवाल मीडिया है। का पाकिस्तान में फॉरेन मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनके करस्पॉन्डेंट्स, या फिर उनको Right. रिप्रेजेंट करते हैं हमारे और आपके जैसे लोग के जिनके दोस्तियां हैं, जिनके ताल्लुकात हैं। वो हमसे नहीं, पल्स रजा साहब लेते मेरा हैं। एक सवाल है, अगर आप जी जवाब जी दें डॉक्टर तो। साहब, मैं बात डॉक्टर मुकम्मल साहब, कर लूं, आसिम आपके साहब जवाब की दूंगा। तरफ से, आसिम साहब हैज टू गो। अभी तो इसलिए आसिम साहब से जरा अगर मियां साहब आप सुन रहे हैं, मियां आसिम साहब, तो आप काइंडली जरा लाहौर के जो हल्के आप बता रहे थे अलीम खान साहब वाला, जरा उसको जरा आप एलैबोरेट कर दें कि ये अलीम खान साहब पे जो अभी डॉक्टर हसनैन फरमा रहे थे कि वो उन्होंने वहाँ पे अपनी फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 5-5 हज़ार के चेक बांटे हैं और उनके पास उन्होंने काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यू सी के ये सीट वो पक्की जीत लेंगे अपनी। देखिए ये मैं इस एक तो आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो तीन चीजों में ठीक कर दूं। ये NA 117 में पैसे नहीं बटे अब्दुल अलीम खान के। अच्छा, तो ये जो परसेप्शन है कि अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन ने वहां पर पैसे बांटे, वहां पर पैसे नहीं बांटे, इनका हल्का है PP 149, जो कि ये जहां से जीते थे इमरान खान के दौर में, वहां पर इससे कबल भी जी के उस इलेक्शन में 2018 के, उससे पहले ये जब 2013 में जब बाई इलेक्शन हुआ था सरदार अयाज सादिक का, जो एक हल्का खुला था लाहौर में और बड़ा जानदार मुकाबला हुआ था अयाज सादिक का और उनका, उस वक्त ये इस हल्के में आए थे, कौमी असम्बली के हल्के में, और जब इमरान खान की खाली की हुई सीट के ऊपर वो मुकाबला हुआ था, उसके बाद से इन्होंने उस हल्के के ऊपर अपना टाइम देना शुरू किया। और देखें इलेक्टेबल्स क्या करते हैं, इलेक्टेबल्स पूरे साल हल्के के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर वो फातिहा पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, शादियों पे जाके वो खाना खाने नहीं जाते, पैसे देने जाते हैं। उसके बाद जो खुशी गमी होती है वहां पर जाके कहते हैं जी हमारी तरफ से खाना आपको मिलेगा। तो ये इलेक्टेबल्स की ये होती है। उसके बाद वो फ्री डिस्पेंसरियां कराते हैं, किसी मुखैर ज़ात से कराते हैं। अलीम खान के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमीर तरीन शख्सियात में से एक है पाकिस्तान की, वो पहले से कर रहा था। उनका PP 149 में ये सिस्टम है, ये NA 117 में उनका ये सिस्टम नहीं है। मैं आपको ये आपके रिकॉर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 2018 में हल्का NA 121 था, इसका पुराना जो NA 121 बनता है, ये वो जो आप कह रहे हैं, जो उस वक्त 122 था एट दैट टाइम, ये उसके अंदर PP के अंदर ये सूबाई असम्बली में हुए थे। और उससे भी पहले 2014 की मैं बात, जिस वक्त 2013 का जब ज़िमनी इंतखाब हुआ था, उसके अंदर ये इस हल्के में आए थे। गढ़ी शो का जो हल्का है, जो इमरान खान का हल्का था, जो इमरान खान ने सीट छोड़ दी थी, उस हल्के के अंदर इमरान खान के की जगह ये अब्दुल अलीम खान और सरदार अयाज सादिक का मुकाबला हुआ था, और सरदार अयाज सादिक जीते थे। जब सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इंटरवीन हुआ था, वो 4 हल्कों का जो सारा मामला था, उसके बाद से इन्होंने वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू। मैं आपके रिकॉर्ड के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ये वैसे ना भी बताऊं, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मेरा काम है, मैं आपको जो हकीकत बताऊं, आपका भी रिकॉर्ड ठीक रहे। मैं आपको बताऊं, NA 117 में अभी इन्होंने ये काम नहीं किया, ये ओबियसली करेंगे। अगर ये जीत गए तो यहाँ पर इस हल्के को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। जिस शख्स ने सियासत करनी है वो ये काम करता है कि वो उस हल्के के लोगों के साथ अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता है और सब कुछ करता है। और इसमें हम ये कह दें कि ये तो जनाब हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को पाकिस्तान के डायनेमिक्स से देखेंगे, पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान की सियासत के साथ ही हम देखें। अलीम खान का या कोई भी हो, मैं चाह रहा था मैं आपको चीज़ें हकाइक के साथ बात करूं।
सर मैं वही सुनना चाह रहा था। पीटीआई के मैंने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है। पहले तो हमें पता होता था जी, जी, कि जी। इस हल्के में करामत खोकर है, इसमें शफकत महमूद है, इसमें इमरान खान है, इसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कौन हमारा कैंडिडेट है, मासवाए 3-4 लोगों के। ओके। कमाल अकरम राजा का लोगों हम्म। को पता है, इसलिए वो एनए 128 से वो जीतने की पोजीशन में है। लोगों को स्टैम्प के लिए ओके। ज्यादा, और वो पक्का हल्का है पीटीआई का, वो जो मर्जी कर ले, वहां पर ओम चौधरी नहीं जीतेगा, ये मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा अच्छा, जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप एनए 117 की बात करते हैं, वहां पर अलीम खान का मुकाबला हो रहा है अली जाज के साथ। अली जाज नॉट अ पॉपुलर फिगर। अच्छा, एनए 118 में हमजा शहबाज का मुकाबला हो रहा है आलिया हमजा के साथ। आलिया हमजा को लोग ओके। जानते हैं, लेकिन आलिया हमजा जो है वो ये नहीं होगा कि वो हमजा को हरा दे, क्योंकि वहां पर यही फैक्टर है, वहां पर लोगों को मुलाजमतें दी हुई है, हल्के के लोगों के मसाइल को चुना हुआ है, तो उसका फर्क पड़ेगा। हम्म। 119 में है शहजाद फरूक, ये इबाद फरूक जिनका एक बेटा भी फोत हुआ था, वो कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट थे। अगर वो खुद होते और उन्हें खुल के मिलता तो बड़ा टफ मुकाबला ना था, लेकिन इसी हल्के पर सनम जवेद भी थी। सनम जवेद को जाना पड़ा मरियम नवाज उस हल्के में। सनम जवेद ने आखिरी वीक में अपने पेपर उठा लिए। तो इशू ये है कि यहाँ पर है शहजाद फरूक बामुकाबला मरियम नवाज। फिर हम आगे चलते हैं, एनए 120 के अंदर सरदार अयास का मुकाबला हो रहा है उस्मान हमजा से। अब किसी को नहीं पता कि उस्मान हमजा की क्या है। मैंने बताया कि आलिया का भी लोगों को पता है, अबाद फरूक की वजह से शहजाद फरूक का भी पता है, लेकिन जब हम 120 में आते हैं तो वहां पर उस्मान हमजा को कोई भी नहीं जानता। एनए 121 भी आएंगे तो मुकाबला हो रहा होगा इनका यहाँ पर शेख रोहेल अस्कर का, मुस्लिम लीग नून का, वसीम कादर। अच्छा, वसीम कादर वहां पर पुराने, ये पहले नून लीग में भी रहे हुए हैं, फिर पीटीआई में आ गए, ये मुकाबला करेंगे। ये लीड कम होगी यहाँ पर, और ये नेक टू नेक भी मुकाबला जा सकता है, क्योंकि वसीम कादर के पास वो तमाम चीजें हैं जो कि इलेक्शन का, आप कहें कि लड़ने के लिए चाहिए, इलेक्शन डे को चलाने के लिए। अगर उन्हें उस दिन नहीं रोका जाता, उनके वोटर्स निकलते हैं, जिस तरह के आप परसेप्शन बयान कर रहे हैं कि जनाब 60% 70%। रोहेल अस्कर का तो वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ज्यादा नहीं है। कौन? रोहेल अस्कर रोहेल अस्कर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं कहता मुझे भी कंक्लूड करना होगा इन 5 मिनट्स। अच्छा जी, आखिर में दो मिनट में मैं आपको ना राउंड कर दूं। डॉक्टर साहब, आप जरा जो अभी आसिम साहब ने जो भी लाहौर की पिक्चर बताई है, आप बताइए कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, और नहीं सर, मैं अपना एनालिसिस दे दीजिए। मैं अपना टाइम वीटो करके आसिम साहब से जो हल्के की थोड़ी सी और सिचुएशन है वो मैं पूछना चाहता हूँ। वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा, चलिए आखिर में चलिए प्लीज। ओके, 122 में है सरदार जो है ख्वाजा साद रफी। 120 के अंदर, सॉरी मैंने आपको बताया था, सरदार अयास सादिक वर्सेस उस्मान हमजा। 121 में है शेख रोहेल अस्कर, वर्सेस वसीम कादर। 122 में आएंगे सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा। ये बड़ा टफ मैच होगा, ये जो है ख्वाजा साद रफी का और लतीफ खोसा का, क्योंकि ये सारा हल्का पीटीआई का, प्योरली पीटीआई का ये हल्का है। अगर इसमें लोग करके बताएं सर, ये लतीफ खोसा का और साद रफी का ये क्या एनालिसिस जा रहा है? नेक टू नेक है। मैं समझता हूं कि ये साद रफी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, अगर वाकई ये डिफेंस के और लोग निकल आए और लोगों ने वोट किया, तो फिर यहाँ पर आप ख्वाजा साद रफीक। लेकिन आसिम साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि फौतगियों पे, लोगों के कामों करवाने पे, उनके मामलात करवाने, नौकरियां करवानी, उतना मेरा ख्याल है खोसा साहब का तो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं यहाँ पर क्या होगा, इस हल्के में सरदार लतीफ खोसा एक फ्यूमिलर, और आपके सामने एक, लोगों को पता है, साबिक गवर्नर रहे हुए हैं, तो उनका एक फेस लोगों को स्टैम्प करने के लिए लोगों को पता होगा कि ये बंदा आ रहा है, एक नया बंदा, उसको तो पता ही नहीं है आपको, कैंडिडेट टू कैंडिडेट आप करेंगे। अच्छा, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर शहबाज शरीफ का विनिंग है 124 में। राना मुबशर है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जीतता है। 25-26 में दोनों खोखर बरादरान है, उन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। एक शायद वो सीट उनकी करामत खोखर का जो बेटा लड़ रहा है, उसमें वो अपसेट करके हरा दे, एक सीट की लाजमी जीतेंगे। अफजल खोखर की क्लियर है, सैफ खोखर का मसला बन सकता है। 127 का मुकाबला बड़ा सख्त है, तालो तारण
और नेक टू नेक है बिलावल का। 128 में ओम चौधरी और सलमान अकरम राजा है, जिसमें सलमान अकरम राजा अप साइड पर, मैं समझता हूँ कि ओन हार जाएंगे। बिलावल साहब का नहीं बताया सर, बिलावल साहब का क्या हालात बिलावल लग का रहे हैं? राजा और साहब बीच जीत जाएंगे, दिस इज इंटरेस्टिंग। नेक टू नेक है। आखिर में राजा 129 साहब है, तगड़े तगड़े 29 है कैंडिडेट हैं वहां हाफिज नुमान का और मियां अजहर का। और वहां पर भी जो दोनों पक्के राई हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पर मेरा जो अपना है एनालिसिस, जो रिपोर्ट है, अगर तो लोगों ने हमाद अजहर की तरफ देखा और हमाद अजहर के कामों को देखा, तो फिर मियां अजहर वहां से सीट निकाल सकते हैं। 130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का है। नवाज शरीफ बड़े आराम से जीतेंगे, लीड में फर्क आ सकता है, लेकिन नवाज शरीफ हारेंगे नहीं। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि यास्मीन राशिद को भी लोग जानते हैं, इसलिए उनके नाम को तलाश करके स्टैंप हो जाएगी। लेकिन जब इंतखाबी निशान के ऊपर आएंगे तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक। यानी आप कह रहे हैं कि बल्ले का निशान ना होने का कितना असर पड़ेगा? और मैं समझता बहुत हूँ बड़ा असर है। 70% इसका नुकसान, 70%। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात की है। रजा साहब इम्पोर्टेंट बात रजा ये साहब आप आप मुझे जरा बताइए इस मामले पे। 70% आपको नुकसान उसका होगा। ये लोग अच्छा, मेरा सर सवाल रजा साहब से ये था कि रजा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मेरा ये सारा का सारा इंटरनेशनल अखबारात और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक ही तरह के जो इश्तिहारात छपे हैं कि पीएम नवाज शरीफ पहले से ही अनाउंस कर दिया गया है हर इश्तिहार के ऊपर। ये देखें, ये सवाल तो मेरा ये था, सर आप एक बड़ी पार्टी को मुकम्मल तौर पे एक तो बल्ला ले लिया और उसको पार्टी को ही आउट कर दिया। इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? ये आज आज जो इश्तिहार लगा है अखबारात में, आज जो कौन अखबारात में इश्तिहार लगा है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर इम्प्लाई किया है, डिक्लेयर किया है, वो इश्तिहार है बेसिकली। ये मेरे हिसाब से पीएमएलएन की एक अटेम्प्ट है पॉपुलिज्म को एड्रेस करने की। उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया है, तरीका वारदात कहना चाह रहा था मैं, शायद लफ्ज भारी हो जाएगा। उन्होंने वही तरीका वारदात इस्तेमाल किया भारी हल्के का मसला नहीं रह गया था कि जो किसी भी पॉपुलिस्ट किस्म की कैंपेन में हो सकता है। तो पॉपुलिज्म जो है ना, वो बेस ही इस बात पे करता है कि आप लोगों के ज़हनों को कैप्चर कर लो, उनके हवास के ऊपर छा जाओ, ताकि वो आपकी बात का यकीन कर लें। तो उन्होंने इतना बड़ा इश्तिहार दे दिया कि जिन लोगों ने पढ़ा वो पढ़ के सन्नाटे में रह गए। यानी हर एक का अपना अपना तबसरा है उसके ऊपर। मैंने भी उसके ऊपर एक पोस्ट लिखी, मैंने लिखा कि एक कहावत है, जो जीता वो सिकंदर। तो अगर आप अपना नाम पहले ही सिकंदर रख लें तो इसका मतलब ये है कि आप जीत भी जाएंगे, ठीक है ना? So how तो would you see, मतलब आप ये समझते हैं कि ये इलेजिटिमेट, जिस तरह के भी इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह का भी मामला चल रहा है, इसको आप इलेजिटिमेट नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं इलेजिटिमेट इसलिए नहीं कहता कि क्योंकि पार्लियामान में दाखिल होने का दरवाजा इलेक्शन है, जैसा भी हो, चाहे वो 85 जैसा हो, चाहे वो 70 जैसा हो। एक बड़ी पार्टी को ही एंटर नहीं होने दिया जा रहा। हाँ, 1985 में किसी भी पार्टी को एंटर नहीं होने दिया गया था, फिर भी इलेक्शन हुआ था, फिर भी पार्लियामान बनी थी और जुनेजो साहब की खासी लेकिन रजा साहब 1985 और 2024 में अब 40 साल का फर्क है। नहीं है सर, ये समझने की जरूरत है। नहीं है फर्क। कि ये इस वक्त माहौल भी देखिए, वो भी हमारे होश हवास में ही इलेक्शंस हुए थे और हमें पता है उस वक्त का क्या माहौल था और उसमें क्या नतीजा निकला। उस वक्त जब ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो गवर्नमेंट मैं जानता हूं कि उसके अंदर ना ऐसे माशी चैलेंजेस थे, ना लोगों की जिंदगियां इतनी अजीरन थी जैसी आज है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है माशी मसला है, और इसमें आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये बेल आउट पैकेज जो है वो खत्म होने वाला है मार्च में। आते ही वो मतलब सर मंडाते ही ओले पड़ने वाले हैं और पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब आप जरा बताइए कि इस सूरत हाल में क्या हम ये 85 और 24 के इलेक्शंस कंपेरेबल है? हाउ डू यू थिंक? मेरे मुताबिक तो बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है, लेकिन रजा साहब की जो बात है और गुफ्तगू है वो ये बताती है कि पार्लियामान में जाना लाजिम है, लेकिन पार्लियामान की कोई तौकीर नहीं रह गई, पार्लियामान की कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई ताजीम नहीं रह गई, और इसी वजह से जो है लोगों का जमहूरियत और इसीलिए फॉल ऑफ डेमोक्रेसी की बातें होती हैं। और मैं आसिम साहब की सारी गुफ्तगू से बहुत ज्यादा खुश हुआ। उनका इतना प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि उन्होंने सीधे तरीके से बताया कि भाई पैसा लगेगा, आप वहां पे फातिहा पढ़ेंगे, सड़कें बनाएंगे, बेशक आप गलत सड़क बनाएं, ऊपर कवर करके बना दें,
लेकिन लोगों के साथ आपको अटैच रहना पड़ेगा। जो खान साहब ने समहाउ उनकी पूरी जमात ने उस तरह अवाम के साथ अटैच नहीं हुए, लेकिन थैंक यू अब डॉक्टर देखा साहब। है हमने कि क्या अवाम इस पूरे नजरिए को और जमहूरियत के इस आने के तरीके को और पार्लिमान को इस तरीके को चेंज करते हैं। अवाम जब चेंज नहीं हो रहे तो फिर रजा साहब की बात दुरुस्त है, तरीका यही है पार्लिमान का, फिर ऐसे ही चलेगा। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन आसिम साहब, अब ये एक वो अमरीकियों की तरह पुश बटन क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें लेगी कौमी असेंबली की? मेरा अपना What is ख्याल the है कि estimate? ये पंजाब से 90 और 100 के दरमियान में होंगे और इन्हें बलूचिस्तान में 1 या 2 सीटें मिलेंगी। सिंध में ये शायद 1 सीट निकाल लें मुस्लिम लीग नून। केपीके में ये 7 से 10 100 सीटें वेरी की क्विकली जस्ट द नंबर्स, मेरी तरफ से नून लीग के नाम पे 100 सीटें लिख लें जस्ट द नंबर्स आसिम साहब। टोटल 100 टोटल 100 इन पंजाब, नहीं, पाकिस्तान में 100 सब मिला के ओके थैंक यू। पूरी 100 रजा साहब व्हाट डू यू थिंक? जी, पूरे पाकिस्तान Quickly में the numbers. टोटल 100 सीटें ये इंडिपेंडेंस, पीएमएलएन एंड पीपीपी। आवाज जरा लेट जा रही है सर। रजा साहब Sorry, फरमा रहे हैं वो कि lag आ रहा है। पंजाब मैं मुस्लिम बड़ी लीग मदद नून चाहूंगा इसके। 100 सीट्स जो है वो उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून की है पूरे पाकिस्तान में 100 Okay, सीटें मिला के। पूरे excellent. पाकिस्तान। रजा साहब व्हाट और डू यू थिंक? तकरीबन लगभग जो है वो आसिम साहब की कैलकुलेशन भी नियर बाय रजा साहब ही है। जी, 105 से 100 राइट तो पाकिस्तान में थैंक यू वेरी मच। 105 के करीब। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। देखते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे होते हैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अमन व अमान से हो जाए और जिसको दिल चाहे वोट दीजिए जाके और हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। फेडरल पोस्ट, खबर सियासत की, कहानी अवाम और रियासत की, आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, सिर्फ फेडरल पोस्ट